नमस्कार मेरे सभी मित्रों। ये वीडियो सभी के लिए आवश्यक है। सभी चाहें तो अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। जो नेता लोग हैं उनकी राजनीति में बढ़ती भूमिका को लेकर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की कैसे अपराधी, चोर, उचक्के, बलात्कारी, दहेज लेने और देने वाले लोग, करप्शन में लिप्त लोग कैसे पॉलिटिक्स में आते हैं और कैसे हम उनको वोट दे सकते। कहने के लिए ये टॉपिक यूपीएससी का है, लेकिन सभी के लिए ये आवश्यक है। सभी इसको एंजॉय करेंगे, सीखेंगे। तो ये फेमस केस आपने देखा। ये व्यक्ति कौन है? ये है प्रेम सिंह तमांग। इनको 2016 में सजा हुई थी एक केस में, काउ डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में। और ये जेल चले गए थे, 2 साल से ज्यादा की सजा थी। और अभी इलेक्शन कमीशन ने इनको फिर इलेक्शन नॉर्म्स ये कहता है कि 6 साल के लिए आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन मोदी काल में इनकी वो 6 साल की जो रिस्ट्रिक्शन थी इलेक्शन कमीशन की, उसको घटाकर 1 वर्ष कर दिया। तो ये है राजनीति, यहाँ रंग बदलते रहते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये टॉपिक बड़ा सरल सहज है, आप सबको समझ में आएगा। हाँ, तो सभी के लिए टॉपिक है, यूपीएससी के लिए तो है ही है। आप ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। द विनेबिलिटी फैक्टर एंड स्लो जुडिशियल प्रोसेस आर कंसिडर्ड द ट्विन evils perpetuating the politician criminal nexus. Compare the relative difficulty in tackling each of these two challenges through legislative action. तो राजनीति और अपराधी का गठजोड़ को बनाई हुआ है, को बनाए रखने वाली राजनीतिक क्षमता यानी विनेबिलिटी का और धीमी न्यायिक प्रक्रिया दोनों ही बड़ी चुनौती हैं। लेकिन विधायी कार्रवाई के माध्यम से इन दोनों से निपटने की सापेक्षित कठिनाइयां अलग अलग हैं। कैसे हम ये नेक्सस क्यों है, क्यों राजनीतिक पार्टियां इन लोगों को वोट देती हैं, हम लोग इन्हें क्यों वोट देते हैं, और राजनीतिक पार्टियां इनको क्यों खड़ा करती है। तो जैसा कि आपने देखा, प्रेम सिंह तमांग ये क्या रहे हैं? सीएम रहे हैं। तो अभी क्या स्थिति है? अभी जो इलेक्शन हुए हैं 2024 में, यहां पर 46% जो एमपी बने, सांसद बने, वो क्रिमिनल, उनमें से 46% लोगों पर क्रिमिनल चार्जेस थे। तो 543 में से 46% के ऊपर चार्जेस थे, यानी लगभग आधे। 31% के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे, यानी उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की, जैसे रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू कोर्ट, किडनैप और क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो 9 में ये बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, ये टोटल क्रिमिनल केस हैं 162, और इसमें सीरियस क्राइम के 76 केस। ये 9 की फिगर है, 14 में 112 हो गए सीरियस क्रिमिनल केस, वो 185 हो गए। और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। टोटल केस 233 थे 2019 में, अभी ये 291 हो गए, और इधर भी संख्या 270 जो सीरियस क्राइम। तो ये देखिए, क्रिमिनल केसेस, जिसमें रेप केसेस में आप ये भी कह सकते हैं कि इनके ऊपर झूठे आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। हाँ, कुछ हद तक इसमें बात जरूर है। और ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का ये डेटा है जो इस पर कार्य करता है। ये देखिए, हाफ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लोकसभा एमपी इन 2024 हैव क्रिमिनल्स रिकॉर्ड। तो अपराधी लोगों को वोट दिया जा रहा है। स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं, सभी स्टेटों में
ये इन इलाकों में, बंगाल, बिहार, झारखंड, यहाँ 50% से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। साउथ में आप जाएंगे तो देखिए, सेंट्रल और साउथ में बहुत सारे लोग हैं जिन पर 50% लोग, जिन पर मुकदमे चलने चाहिए, जिन पर कानून की कार्यवाही होनी चाहिए, वही कानून बना रहे हैं। देखिए, तो क्रिमिनल केसेस में ये लोग फंसे हुए हैं, ट्रायल इन पे हो रहा है, जेल में इलेक्शन लड़ते हैं। अभी अनंत सिंह, इन पर क्रिमिनल चार्जेस रहे, ये छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं और ये दोबारा इलेक्शन जीत भी गए। बिहार का जो भी हाल ही में हुआ। तो लोकसभा में इस समय ये देखिए, 2000 में 24 में 31% लोग हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। तो राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का आना डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे कमजोर करता है? भारत में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग, पार्टियों द्वारा टिकट उनको दिया जा रहा है, वह राजनीति में प्रवेश करते जा रहे हैं, उनका प्रभाव भी कर रहा है। इंडिया रेफरिंग टू द एंट्री एंड इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल विद क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। तो सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं रजनीश को टिकट दे देते? क्यों एक सीट पर जीतने के लिए उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी की जरूरत पड़ती है? तो बड़ा ही सीधी सी इक्वेशन है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कि भाई आपराधिक प्रवृत्ति के का व्यक्ति कौन होता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है, इसको पहले हम समझते हैं। तो इंडिविजुअल विद पेंडिंग क्रिमिनल केसेस और कन्विक्शन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। वह व्यक्ति जिसके ऊपर केस चल रहे हैं, वह भाग ले रहा है राजनीति में, सांसद बन रहा है, एंड दे गेट इलेक्टेड एज इन लेजिस्लेटिव बॉडीज, पार्लियामेंट, असेंबली। इसमें वह जीतते आ रहे हैं। इसे ही कहते हैं राजनीति का के बाद नेताओं के साथ अपराधियों का गठजोड़ होना। और जब वो गठजोड़ हो जाता है तो क्या करते हैं, जो आपराधिक छवि का आदमी है वो अपना इन्फ्लुएंस बनाता है, एंड ही वर्क फॉर दी पर्सनल गेन। तो नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स एंड क्रिमिनल एलिमेंट who use their power to influence personal growth, इसके लिए कार्य करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, डेमोक्रेसी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये दोनों पॉइंट हम देखेंगे। ऐसा होता क्यों है, इनको वोट, इनको क्या कारण है, व्हाट आर द कीज कॉजेस व्हाई पार्टी गिव दम द टिकट? टिकट ही क्यों देती? तो देखिए, इसलिए देते हैं विनेबिलिटी फैक्टर। अब उसी को पार्टियां इलेक्शन में उम्मीदवार बनाएगी जीतने की, जिसके जीतने की संभावना ज्यादा हो। तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनके पास पैसा भी होता है, इनके पास बाहुबल भी होता है, यानी गुंडे भी होते हैं, और जाति और समुदाय के लोगों को ये लामबंद भी करते हैं। लोकल हीरो भी होते हैं, पैसा भी होता है, गुंडे भी इनके पास होते हैं। तो मसल पावर, एबिलिटी टू मोबिलाइज स्पेसिफिक ग्रुप, प्लस द मनी, प्लस दे हैव कास्ट एंड कम्युनिटी ऑन देयर साइड। अगर कोई मेरे जैसा आदमी, मैं भी अपराधी हूं क्या? नहीं, मैं तो अपराधी नहीं हूं। अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को खड़ा किया जाए तो उसके 100 व्यक्तियों को खड़े किया जाए तो 4 ही व्यक्ति जीतेंगे, लेकिन किसी अपराधी प्रवृत्ति के 100 लोगों को खड़ा किया जाए तो 15 लोग जीतेंगे। तो पार्टियों के लिए सीधी सी इक्वेशन है, उन्हें तो नंबर चाहिए, मेजोरिटी रूल पर सारा चीज काम करता है। तो किसको आगे बढ़ाएंगे? तो जाहिर सी बात है 15%। तो 11% का लॉस को ना लेगा, 100 में से
अगर सही व्यक्तियों को खड़ा करेंगे तो 4 ही सीटें आएंगी, लेकिन इधर 15 सीटें आ जाएंगी। तो उनको उठाता है क्योंकि उनकी जीतने योग्य वो लोग माने जाते हैं। मनी पावर। आजकल आम आदमी तो चुनाव ही नहीं लड़ता सकता। 100-100 करोड़ रुपए इलेक्शनों में फूके जाते हैं। पार्टियों को रैलियां करने के लिए, मीडिया यूज करने के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए पार्टियों को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए टिकट खरीदे और बेचे जाते हैं, किसी पार्टी का टिकट के लिए भेजे जाते हैं। तो महंगे हुए चुनाव, काले धन की जरूरत पड़ती है। इलेक्शंस आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। कैंडिडेट रिलाई ऑन लार्ज एंड ऑफन इलीगल फंड, ब्लैक मनी। साड़ी बांटी जाती हैं, शराब बांटी जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, सॉल बांटे जाते हैं। ये पैसा कहां से आता है? अवैध मनी आती है। और एक बार जो ये बिजनेसमैन हैं, आपराधिक छवि के लोग हैं, अंडरवर्ल्ड से पैसा लेते हैं, और पूरे साल भर, 5 साल जब ये है जीत जाते हैं, तो फिर भारत के रिसोर्सेज, भारत के टेंडर सब उन्हीं को छोड़े जाते हैं। ऐसा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कई बार देखा गया है। ऐसा अ, कई बार देखा गया है कि यह स्थिति आती है। तो ये एक चीज है जिसको आप देख सकते हैं। क्विड प्रो को, यानी चुनाव में काला धन लगता है, फिर जो भारत के संसाधन है वो 5 साल तक उसकी सेवा में रहते हैं। इसे कहते हैं क्विड प्रो को। अब आपराधिक छवि के जब लोग आ रहे हैं तो इनको अगली बार उठने ही मत दो। अगर इनके पास कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, इनको सजा हो गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कल्पिट है हमारी जुडिशरी। यहां पर मिलती है तारीख पर तारीख। केसेस अगेंस्ट पॉलिटिशियन ड्रैग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। फाइनल कन्विक्शन होता ही नहीं। और एक बार किसी पे केस चल रहा है, दोष सिद्धि नहीं हुई है, तो वो तो चुनाव लड़ सकता है। अब 20 साल केस चल रहा है तो 20 साल तो वो लड़ेगा ही ना। ये तो दोष सिद्धि होने के बाद, और उसमें भी 2 साल से ज्यादा दोष सिद्धि, कन्विक्शन मोर देन 3 ईयर होगा, तो उसके टेन्योर प्लस 6 ईयर तब नहीं होगा। इसमें भी तो केवल दोष सिद्धि होने पर ही अयोग्य माने जाते हैं। तो एक लीगल लो पोल है, तेजी से चीजें होती ही नहीं है, तो इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। फिर हम सब लोग हीरो बना देते हैं मतदाता। हमको कोई दिक्कत नहीं है हमारा एमपी एमएलए के ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं। मतदाता जाति के आधार पर वोट दे देते हैं, समुदाय के अलावा, अरे ये तो मेरा जानने वाला है, अरे ये तो मेरी कास्ट का है, अरे ये तो मेरे रिलीजन का है, अरे बुरा है तो और लोगों के लिए, हमारे लिए क्या बुरा है, मेरा तो हमेशा ही भलाई ही किया है, हमारे साथ तो कोई बुराई नहीं की। पर आपको पता नहीं है, तो निग्लेक्ट कर देती है। अधिकतर शॉर्ट टर्म टर्म पेट्रोनेज होता है। क्रिमिनल हिस्ट्री को हम पूछते भी नहीं और चुन देते हैं। पार्टी, जो पार्टियां टिकट देती हैं उनमें खुद डेमोक्रेसी नहीं है। वो किसको वोट दे रही हैं? क्या लोकल जनता संगठनक स्तर पर, बूथ लेवल से लेकर, ब्लॉक लेवल से लेकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल और प्रदेश लेवल तक उस बंदे ने क्या लगातार पार्टी की सेवा की है? क्या वो पार्टी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, या फिर उसके पास जनदल बाहुबल ये हैं, इस पर चुनाव लड़ा जा रहा है? तो क्या वोट डाले जाते हैं कि ये कैंडिडेट हो एक पार्टी के अंदर? क्या जो किसी पार्टी को कोई, किसी उम्मीदवार को, किसी का कैंडिडेट को कोई पार्टी चुनती है, तो क्या वहां इंटरनल डेमोक्रेसी से निर्णय होते हैं? नहीं, कुछ ही लोग जीतने की उस पर उनको वोट दे देते हैं। तो अब महंगा चुनाव है, जीतने की क्षमता ज्यादा है, पैसा लेकर आते हैं, समुदाय लेकर आते हैं, काला धन लेकर आते हैं, पार्टी को मदद करते हैं, उनकी सरकार बनवाते हैं। इसीलिए उनको क्या मिल रहा है? चीजें मिल रही हैं। लेकिन
मेरे बच्चों, एक बात सोचिए कि इसका हमारी डेमोक्रेसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इट हैज अ सीवियर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर डेमोक्रेसी, क्रिएट अ सीरियस डेंट ऑन आवर पॉलिटिक्स। तो जब हम देखते हैं कि हमारा एमपी एमएलए जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो बना हुआ है, तो हमारा लोकतंत्र पर विश्वास उठ जाता है। जिसको कानून के थाने के अंदर होना चाहिए, वही कानून बना रहा है संसद में बैठ के। वही एमपी एमएलए को फोन कर रहा है, अपने इन्फ्लुएंस को खत्म कर रहा है। वही एसएचओ को फोन कर रहा है और कह रहा है ये मेरा बंदा है, इसको सपोर्ट करना है, ये मेरा बंदा नहीं है, इसको सपोर्ट मत करना। तो द होल सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी गॉट जियोपटाइज, सपोर्टाज, क्षरण हो जाता है बिल्कुल कानून का, क्योंकि वो सरकारी मशीनरी उसके हाथ में आ जाती है। कानून बनाने लगते हैं, कानून बनाने वाले और कानून तोड़ने वाले एक ही हो जाता है। लॉ मेकर एंड लॉ ब्रेकर इज द सेम इंडिविजुअल। सो आर दे देयर टू क्रिएट अ गुड लॉ, और दे आर देयर टू डिस्टॉर्ट द लॉ, मनूवर द लॉ इन फेवर ऑफ themselves और their near and dear ones। तो अपने ही लोगों के लिए फिर कानून बनाने लगते हैं, उसका यूज मिसयूज करने लगते हैं। जनता का विश्वास कम हो जाता है नेताओं के ऊपर, अपने प्रतिनिधियों के ऊपर, लॉस फेथ, और एज अ रिजल्ट वो पूरे के पूरे सिस्टम में, जो कि पूरा डेमोक्रेसी के टूल है, उनके विश्वास में कमी आ जाती है। क्या होता है, जब आपराधिक छवि का आदमी चुनकर आ जाएगा तो क्या करेगा? टेंडर में घोटाला करेगा, आपराधिक छवि के लोगों को आगे बढ़ाएगा, नशाखोरी, प्रोस्टिट्यूशन, इनको बढ़ावा देगा, भाई भतीजावाद, सरकारी जमीन को हड़पना, जमीन को काटना, इसी को आगे बढ़ाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? गवर्नेंस कमजोर हो जाता है, खराब शासन व नीतियां बहुत खराब बनने लगती हैं। जो राजनीति जो कि जनता के कल्याण के लिए होनी चाहिए, वो वेस्टेड इंटरेस्ट, स्वार्थों में बदल जाती है। समाज कल्याण नहीं, अपना अपनी परिवार का कल्याण। तो शासन में कमी आ जाती है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को, क्रिमिनल लोगों को पनपा जाता है, रंगदारी मांगी जाती है, टेंडर में होता है। चुनाव चुनाव फेयर नहीं रह पाते। ये जो चुनावी प्रवृत्ति के लोग आते हैं, इनके पास पहले तो पैसा है, उसको बांटते हैं, 500 500 1500 रुपए में, 2 2 हजार रुपए में लोग वोट बांट देते हैं। दिल्ली में ये देखा गया, आधार कार्ड के एवज में 2 हजार 1500 रुपए लिए गए और वोट बांटे गए। जो बात नहीं मानता उनको धमकी और हिंसा दी जाती है, ये भी इनके पास है। इलिसिटिव फंड भी है, और प्लस वायलेंस से भी ये रिजॉर्ट कर लेते हैं। और इससे फिर क्या होता है, स्वतंत्र चुनाव नहीं हो पाते, आम आदमी चुनाव नहीं जीत पाता। ऐसा व्यक्ति जो सचमुच में जनता के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहता है, वो रह जाता है। तो पूरा का पूरा डेमोक्रेसी चली जाती है। तो अब क्या होना चाहिए? आपराधिक छवि के लोग, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने, जो अभी आपने सिक्किम का केस देखा प्रेम जी का, यहाँ पर 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उसकी सजा को कम कर दिया, 1 साल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी पावर का मिसयूज किया, जो कि उसे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में मिली थी। तो इलेक्शन कमीशन की बायसनेस यहां सीधा नजर आती है। तो क्या किया जाए कि क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग राजनीति में ना आए, उनको हम ना जिताएं, और इलेक्शन कमीशन अपना काम करे? तो सबसे पहले तो न्यायपालिका और इलेक्शन कमीशन की भूमिका है। जुडिशियरी, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द इलेक्शन कमीशन, शुड इंटरवीन इन अ राइट स्पिरिट। कोई कानून भी बनना चाहिए, सबसे पहले मैंडेटरी डिस्क्लोजर हो, अनिवार्य खुलासा। अभी आप सम्राट सिंह का भी केस देखेंगे, वहां पर
बीजेपी के वो अब डिप्टी सीएम बन गए हैं, उन पर भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने एफिडेविट में अपनी एज छुपाई, जो पहले एज बताई थी उसके अलावा लगाने से। एक बार उन्होंने कहीं मर्डर का केस उनके ऊपर चल रहा था, तो उन्होंने अपने आप को नाबालिग बताकर केस से अपने आप को छुड़वाया, लेकिन अब जो लेटेस्ट उन्होंने एफिडेविट दिया उसके हिसाब से उनकी एज उस समय वो बालिग थे। तो गलत एफिडेविट बहुत प्रोड्यूस किया जाता है। तो उम्मीदवारों को आपराधिक प्रवृत्ति के जो एफिडेविट संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता को बताते हैं, वेबसाइट पे डालना चाहिए, ताकि हम सबको पता चल सके कि कितने करोड़ों के मालिक हैं, कितने उन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। कौन से केस में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर 2002, यही यूनियन ऑफ इंडिया और ये जो संस्था है, इसने ही बताया था कि कंपलसरी डिस्क्लोजर करो, ये डिस्क्लोजर होना चाहिए। साथ ही इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो, जैसे ही दोष सिद्धि होती है एमपी एमएलए का, उसका क्या होना चाहिए? डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। अभी क्या है, 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तभी होता है। इसको भी कम करने के बारे में सोच सकते हैं। कौन से केस में किया गया था? लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को आप याद रखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 साल से अधिक की सजा हो गई है, प्लस सजा पूरी करने के 6 साल बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक केस में, प्रेम के केस में 1 साल की का ही डिस्क्वालिफिकेशन मांगा। तो ये जो इसकी पावर है, इसको भी कम किया जाना चाहिए कि वो अपनी मनमर्जी से इलेक्शन कमीशन 6 साल की जो रोक है उसका मिसयूज नहीं कर सकता। वो पार्टी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऐसे लोगों को वो ही ना करे, क्या ना करे, टिकट ही ना दे। बट वो तो 15% देख रही है कि मैं अगर आपराधिक छवि को दूंगा तो इनकी 15% ज्यादा है। वह अपनी वेबसाइटों, समाचार पत्रों पर पूरा आपराधिक विवरण प्रकाशित करे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। द फुल क्रिमिनल डिटेल ऑफ द कैंडिडेट ऑन देयर वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर अलोंग विद द रीजन फॉर सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैकग्राउंड ओवर अ क्लीन वन। कि साफ सुथरे उम्मीदवार के बजाय वो आपराधिक प्रवृत्ति के अगर लोगों को चुन रहे हैं तो उसका कारण क्या है वह ये भी बताएं। जल्दी से निर्णय हो सके इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जिसमें जल्दी 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 निर्णय हो मेरे प्यारे प्यारे जिगर पे। ये नहीं कि तारीख पर तारीख। फास्ट ट्रैक का कोर्ट का मतलब होता है ऐसा कोर्ट जो जल्दी काम करे। तो तेजी से सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि अगर किसी के पास सीरियस चार्जेस है, दोष सिद्धि नहीं हुई है, चार्जेस ही है, तो उसको इलेक्शन करने से रोका जा सके। सबसे जरूरी है आरोपों पर भी अयोग्य घोषित किया जाए। सबसे जरूरी है, ये यहीं से खेल चालू होता है कि पैसे की जरूरत पड़ती है पार्टी को भी, लोगों को भी। तो क्यों ना एक बात उठती है कि स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन शामिल हो। स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन क्या होता है कि भाई कोई भी उम्मीदवार अपनी तरफ से पैसा खर्च नहीं करेगा, पार्टी भी अपनी तरफ से पैसा खर्च नहीं करेगी, सारा पैसा स्टेट की तरफ से दिया जाएगा, बजट का प्रावधान होगा। इससे बहुत फायदा होगा बेटा। काला धन रुकेगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, काला धन रुकेगा। और ये जो राजनेताओं को अपराधियों के पैसे की जरूरत पड़ती है, ब्लैक मनी की जरूरत पड़ती है, इसका नेक्सस खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो ये सब उपाय अगर करेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में सुधरेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या क्या करने की जरूरत है, और हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम क्या कर रहे हैं।
हम क्या कर रहे हैं? क्या हम आपराधिक छवि के लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हम ही तो वोट डालते हैं, हम ही तो उनके दोषों को मुक्त कर देते हैं। हमें भी नोटा का बटन दबाना चाहिए। जनता ही तो इनको बनाती है, तो जनता इनको वोट देना छोड़ दे, दबाव डाले कि अगर आप ऐसे कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में लेकर आएंगे तो हम उनको वोट नहीं देंगे। तो हमको क्या करना है? हमें भी पार्टियों पर दबाव डालना है। और जब ये दबाव होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन हो, हम लोग नोटा दबाएं, धर्म जाति से ऊपर उठें, इंटरनल पॉलिटिक्स हो हर पार्टी में, कैंडिडेट कैसे चुना गया सारे एफिडेविट मांगे जाएं, पब्लिश किए जाएं वेबसाइट और समाचार पत्रों में। तो हो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं, किसी पर सीरियस आरोप भी है, मर्डर जैसे आरोप भी है, तो उसको डिबार किया जाए लड़ने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये संभव है कि विनेबिलिटी को ना देखा जाए, और ये जो नेक्सस है, हजारों करोड़ों की लूट जो हो रही है हमारे बजट के अंदर से, और राजनीति अब एक डर का सौदा रह गया। आम आदमी वोट डालने से भी डरता है, नेता से कुछ कहने से भी डरता है, और पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी का नेता और पार्टी, आपराधिक पार्टी उसको अपने हाथ का मोहरा बनाए हुए हैं। ये शायद समाप्त हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं यूपीएससी से रिलेटेड या किसी अन्य एग्जाम के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, उनको देख सकते हैं। रजनीश आईएएस एकेडमी पर काफी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फायदा हो। तो इसका मॉडल आंसर सभी बच्चे लिखेंगे, और बाकी प्लेलिस्ट से हमारी वीडियोस और सब देख सकते हैं। तो ये टोटलिटी में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, गॉड ब्लेस यू।